हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत प्रैक्टिस क्विज पार्ट 7, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका संबंध राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के पेपर से है। यह हमारा पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 6 तक चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पर आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित लगभग समस्त महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये यदि मित्रों आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बाद पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि मनुस्मृति के कितने अध्याय है? 10, 11, 12 और 15। मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसे मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इसमें कुल 12 अध्याय है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, बी आर अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित यह पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 3 नंबर, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। बहुत ही सरल सवाल है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, जबकि केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, एक संसदीय अधिनियम द्वारा। ऑप्शन आपके समक्ष है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, न्यायिक पहल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जनहित याचिका व्यवस्था, पीआईएल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, कादम्बनी गांगुली, आनंद मोहन वास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आयोजन 1885 को बंबई में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी।
एवो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहलाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके नजरों में रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके संस्थापक एलन ऑक्टियो ह्यूम, जिसे ए ओ ह्यूम भी कहा जाता है, और पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पूर्व में क्या था, जब इसकी स्थापना औपचारिक रूप से नहीं हुई थी, उससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था 1884 में। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यानी शुरुआत में जब इसकी स्थापना औपचारिक रूप से नहीं हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, जब तक इसकी स्थापना नहीं हुई, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, इस संगठन को। लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ और इसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, और इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपकी नजरों में रहने चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, 11वीं अनुसूची को। और इसमें कुल 29 विषय है, पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय दिए गए हैं इसमें। और सवाल है कि कौन सा विषय इस सूची का भाग नहीं है, वो आपको चयन करना है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, और तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। आपको उस ऑप्शन का चयन करना जो इस सूची का भाग नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, यह है जो पंचायती राज संस्थाओं का कार्य नहीं है, यानी 11वीं अनुसूची का यह भाग नहीं है। तो किसका भाग है? यह 12वीं अनुसूची का भाग है, आपका 12वीं अनुसूची, जिसमें कुल 18 विषय है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है, संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया, और इसमें यांत्रिक प्रशिक्षण, यांत्रिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये इसमें 29 जो विषय शामिल है उनमें ये प्रमुख रूप से शामिल है। लेकिन 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल है जिनका संबंध नगर पालिकाओं से है। ये कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। और उन 18 विषयों में एक ये भी शामिल है जिसमें जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण भी शामिल है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची शामिल है,
मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है या आता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद। यहां बात हो रही कि कौन सा विवाद या कौन सा अधिकार है जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आर्टिकल 226 है जो मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की बात करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 32 के संबंध में बात करता है, 32, जिसमें रीट के प्रावधान है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। यह दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। जबकि केंद्र राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है जो जिनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? यानी अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? ऑप्शन ए राज्य में आंतरिक उथल पुथल होने पर, ऑप्शन बी वित्तीय संकट होने पर, ऑप्शन सी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ऑप्शन डी युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं और ये स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? इनमें से आपको एक का चयन करना है, ए, बी, सी और डी में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण। भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 जिसके तहत यदि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः ही स्थगित हो जाती है। अगली स्लाइड पर हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त से मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त से मूल अधिकार यानी सह स्वतंत्रताएं जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के तहत वे स्वतः ही निलंबित हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। कुल मिला के आपको यह समझना है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 है जो निलंबित हो जाता है
और जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तब वह पुनः जीवित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त सह मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। वेरी वेरी मस्ट ये लाइन है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सह जो स्वतंत्रताएं या मूल अधिकार का मतलब स्वतंत्रताएं जिन्हें युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप आंतरिक असंतुलन के आधार पर उसे निलंबित नहीं कर सकते, केवल बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर ही आप इसे निलंबित कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिक निलंबित हो जाती है। इसके बारे में बात भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 करता है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सह स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है जब इसकी घोषणा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? व्हाट इज टू बी डन, फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म, स्टेट एंड डिवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इनमें से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी, फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म। यह पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि बाकी तीनों पुस्तकें ए, सी और डी लेनिन के द्वारा लिखित है। व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है प्रजातंत्र में लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप यहां आपको कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कोड का चयन करना है। प्रजातंत्र में लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। सही कोड का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पहला दूसरा तीसरा, कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, उसके बाद संविधान के लक्ष्यों के प्रति उसे प्रतिबद्ध होना चाहिए और सामान्य हित के प्रति उन्हें प्रतिबद्ध होना चाहिए, शासक दल की विचारधारा के प्रति नहीं। राजनीतिक दलों की विचारधारा के प्रति उसे उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पहला दूसरा तीसरा। अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट है, यानी मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। यह आपको फिर कथन दिए गए हैं और आपको सही कोड का चयन करना है। वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वेद विवेकी सत्ता। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, दूसरा तीसरा और चौथा। मैक्स वेबर जर्मनी का विचारक है और इसने सत्ता संबंधी जो त्रिसूत्रीय वर्गीकरण दिया है उसमें उन्होंने कहा कि पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वेद विवेकी सत्ता, इन तीनों को उन्होंने शामिल किया है।
दूसरा, तीसरा और चौथा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में शामिल है पारंपरिक सत्ता है, चमत्कारी सत्ता और वेद विवेकी सत्ता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है संतुलन, युद्ध, असाम्यावस्था, यथा पूर्व स्थिति। संतुलन, युद्ध, असाम्यावस्था, यथा पूर्व स्थिति। लक्ष्य की बात हो रही है, ऑप्शन आपका डी राइट होगा, यथा पूर्व स्थिति। आइए इसको जानते हैं। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचे तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। यानी शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है, जबकि शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथा पूर्व स्थिति। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है राष्ट्रसंघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से। शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित शांति के लिए एकता प्रस्ताव, उसके बारे में यह बात हो रही है। अगला सवाल भी आपके समक्ष रहा, उसी से जुड़ा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी? 25 अक्टूबर 1945, 3 नवंबर 1950, 1 जनवरी 1955 और 22 अक्टूबर 1962। तो ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, 3 नवंबर 1950 को महासभा ने इसे स्वीकृति दी थी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कौन लेकर आई? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, वो लेकर आई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकृति 3 नवंबर 1950 में दी गई थी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध रखता है और 3 नवंबर 1950 को महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने हाथों में लिया। यानी इस दिन महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो अपने हाथों में लिया था। मित्रों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? E.H. कार के द्वारा, जॉर्ज एफ कैनन के द्वारा, मार्गेंथौ के द्वारा, हेनरी किसिंजर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हुआ, मॉर्गेंथौ के द्वारा। हंस जे मॉर्गेंथौ के द्वारा यह विचार अभिव्यक्त किया गया कि प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है। मॉर्गेंथौ की पुस्तक आती है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और E.H. कार की पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर क्राइसिस। प्रकृति का वस्तु पर कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेंथौ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वह शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यानी यथार्थवादी उपागम है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी उपागम, वो कहता है कि राष्ट्रों के मध्य युद्ध स्वाभाविक है और ये मानव स्वभाव की मूल विशेषता है। तो आज की क्विज हमारी यहीं समाप्त होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।